जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दफ़ा फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं आतिफ असगर साहब हैं, जो मैथ के माहिर हैं और मैथ के टीचर हैं। और आज उनके इंटरव्यू के अंदर हम मैथमेटिक के मतलब ही जो स्टूडेंट टीचिंग करते हैं या टीचर टीचिंग कर रहे हैं या स्टूडेंट जिनको मैथ बहुत मुश्किल लगती है और मैथ का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में दिल नहीं करता, और वो इस पीरियड के अंदर से भी वो क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो आतिफ असगर साहब मैथ के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे आज मैथ के रिलेटेड ही हम बातें करेंगे। तो वेलकम करते हैं हम आतिफ असगर साहब को अपने शो के अंदर। जी आतिफ असगर साहब, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जी, थैंक यू सो मच शमून साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैथमेटिक्स के हवाले से आप बात करना चाहते हैं तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि आप बात कीजिए मेरे साथ मैथमेटिक्स के हवाले से। और थैंक यू वंस अगेन, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। और पता है कि आजकल टाइम निकालना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैं भी हमारे ये जो टास्क हैं जो एआई टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड, तो इसके अंदर इंटरव्यू के बहुत ज़्यादा टास्क हैं और हर बंदे के ऊपर प्रेशर है, लोड है कि किसी ना किसी जगह से या किसी ना किसी पर्सन से हम कांटेक्ट कर सकें और अपना जो इंटरव्यू टास्क है उसको कंप्लीट कर सकें। तो क्या सर आपको भी ये चैलेंजेस हैं या सिर्फ मुझे ही लग रहा है? शमून साहब, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर शायद इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने दूसरों पे प्रेशर क्रिएट करके रख दिया है ना, तो वो ये सारा क्रेडिट जिसे कहते हैं ना हावी को जाता है। या जो दूसरों के ऊपर प्रेशर लोग फील कर रहे हैं ना, वो उसका भी सेहरा आपको ही जाता है जनाब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो सर हम अपनी जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले, तो जैसे ये एक रवायत भी बन चुकी है कि जो भी है आपका मेहमान है या तो जो होस्ट है वो उसका इंट्रोडक्शन करवा दे। तो बेस्ट तो यही होता है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो अपने जो अल्फाज हैं वो अपनी खुद ही वो बताएं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपना बैकग्राउंड, टीचिंग और स्टडी और टेस्ट टॉप। ओके सर। मेरा नाम आतिफ असगर, आतिफ असगर एजुकेशन वाला के नाम से जाना जाता है मुझे। सर, मैंने एमएस किया हुआ है इन मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। बिफोर दैट आई डिड एमएससी इन मैथमेटिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया। उससे पहले मैंने बीएससी किया हुआ है विद डबल मैथ्स एंड फिजिक्स। और उससे पहले ऑब्वियसली इंसान इंटरमीडिएट और एफएससी करता है, और वो मैंने किया हुआ है पीएएफ डिग्री कॉलेज पेशावर से। और मैट्रिक भी मेरा पीएएफ डिग्री कॉलेज पेशावर का है। ये तो एकेडमिक्स की बात है। अब ये पीएफ मेरी मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो पीएएफ की है, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे। और फादर एयरफोर्स में जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रहती है, उनकी फैमिली भी उनके साथ मूव करती रहती है। तो और वहाँ पे ही एजुकेशन के सारे इंतजाम होते हैं। तो मैक्सिमम मेरी एजुकेशन जो है वो एयरफोर्स के स्कूल कॉलेजेस, और लास्ट मेरी जो डिग्री है वो एयर यूनिवर्सिटी की ही है। ये तो था मेरा एकेडमिक्स का। पढ़ाते हुए सर मुझे मेरे ख्याल है कोई 15 साल से ज़्यादा का अर्सा बीत चुका है। क्योंकि मैथ का जो बंदा है ना, वो उसको ट्यूशनें बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो वो पढ़ाना शुरू कर देता है। राइट इन माय बैचलर्स, जब मैं बीएससी कर रहा था तो तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और 2009 में मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया। 2009 टू 2015 तक मैंने उसी कॉलेज में जॉब की, पढ़ाया। एफएससी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता था। एकेडमीज भी पढ़ाई, बहुत ढेर ट्यूशन भी पढ़ाई, बहुत ज़्यादा। 2015 में मेरी जॉब हुई टेफ्टा में। और 2015 में मेरा जो फर्स्ट स्टेशन मुझे मिला वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला था। 2015 से 2018 के एंड तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला में रहा। 2018 के एंड पे नवंबर 2018 मेरी ट्रांसफ़र हो गई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी। एंड सिंस देन मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ रावलपिंडी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। डिफरेंट कोड्स हैं मैथमेटिक्स में, 4 से 5 कोड हैं, और वो जिस भी टेक्नोलॉजी का कोड हो वो हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में। जी सर। जी सर, माशाल्लाह, आपने अपनी पूरी जर्नी जो है वो हमें और हमारे नाजरीन तक आपने प्रोवाइड की। तो सर जैसे आपने बताया कि आपके जो फादर हैं वो एयरफोर्स में थे,
तो आर्मी का जो भी, चाहे वो एयरफोर्स में है, चाहे वो कोई और उसका जो शुबा है, तो वो तो उनकी तो पोस्टिंग आउट ऑफ हर सिटी में, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के किसी ना किसी सिटी में होती रही है। तो आपने अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो पेशावर से जो है वो की। तो इसके पेशावर के अलावा भी आपने फादर के साथ, फैमिली के साथ किसी और सिटी के अंदर भी ट्रैवलिंग की है? जी सर, मैं मेरी मैट्रिक पेशावर की है, लेकिन उससे पहले मेरी पैदाइश जो है वो कराची की है। मेरे फादर कराची में पोस्टिंग थी उनकी, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब हम लोग कामरा में थे, हमारी जब पोस्टिंग कामरा अटक के साथ एक है, हम्म। कामरा पीएफ का। तो कामरा में एक हमने 7 साल गुजारे। तो मेरी बेसिक जिससे कहते हैं ना, जब मुझे याद है कि मैंने पहली क्लास कहाँ से स्टार्ट की थी, वो कामरा थी। मेरी केजी से लेके 7 क्लास तक मैं हम लोग कामरा में थे। और वो पीएफ के स्कूल कॉलेजेस थे। उसके बाद फादर की ट्रांसफ़र हो गई पेशावर। पेशावर में भी हमने कुछ पेशावर में भी 5 साल मेरी मतलब मैट्रिक और एफएससी मेरी पेशावर की है। और खैर कामरा से पहले हम चकलाला बेस पे भी रह चुके हैं। कोयटा भी फादर बताते हैं मुझे कि मेरी वहाँ पे भी पोस्टिंग थी। लेकिन जो मुझे याद है ना, वो मैक्सिमम जो टेन्योर हमने गुजारा वो कामरा, कराची में भी थोड़ा बहुत मुझे याद है कि कराची का, वो कामरा एंड देन पेशावर। को पेशावर में मेरे फादर रिटायर हो गए थे, फिर उसके बाद हम रावलपिंडी सेटल हो गए। ओके। तो आपके ने तो बहुत माशाल्लाह बड़े डिसिप्लिन के अंदर अपनी लाइफ गुजारी है। क्योंकि जो आर्मी पर्सन होते हैं और बेसिक, फिर जो आप कामरा बता रहे हैं बेस, तो वहाँ पे तो आम आदमी का जो है ना वो वहाँ पे मुमकिन ही है कि वो जा सके। क्योंकि मुझे खुद एक दो दफ़ा वहाँ पे मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा चांस आया है कि मैं खुद भी कामरा बेस के अंदर गया हुआ हूँ। और अच्छा। वहाँ जाएं अगर तो 1 वीक पहले ही आपकी जो सिक्योरिटी है, इवन के फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, वो बड़ी ही उसके ऊपर सर्चिंग होती है। और आगे फिर जब बेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके तो आप देखते हैं कि डिसिप्लिन वहाँ से नज़र आता है कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है। और यही चीज़ है जो हमारी पाक आर्मी को हमेशा अल्लाह उसको आबाद रखे, जिंदाबाद हाँ। रखे, और इनका जो डिसिप्लिन है उसको कायम और दायम रखे। तो अच्छा चलिए सर, सर, इसके बाद डिसिप्लिन हम की मैं आपके। जी मैं जी मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी जी। डिसिप्लिन की जहां तक बात की, तो ये जितने भी यूनिफॉर्म पर्सन है, लाइक मेरे फादर भी यूनिफॉर्म पर्सन थे। हम्म। तो उनमें तो डिसिप्लिन होता ही होता है, लेकिन जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनमें भी डिसिप्लिन आ चुका होता है। हम्म। लाइक हम लोग तो कॉलोनी में जो है ना उनकी रहते रहे ना, तो फादर सुबह के टाइम एक माहौल बना होता था कि सब ने जाना है, तो यूनिफॉर्म पर्सन सब जा रहे हैं जनाब। उसके बाद जो बच्चे जो हैं वो भी स्कूल जा रहे हैं अपने, उनको एक टाइम बच्चों को लेने जो गाड़ियां आई हुई हैं पीएफ की, जो कॉलेजेस हैं चलने में, मतलब एक रौनक सा माहौल सा बना होता है ना। एक प्रॉपर्टी सुबह के टाइम सब ने जाना है, 2 बजे के करीब सब वापस आएंगे, शाम के टाइम सब जो है वो बच्चे जो है वो अपना खेल रहे हैं, बड़े जो है अपने वादे। एक माहौल सा बना हुआ है, एक डिसिप्लिन लाइफ जिसे कहते हैं ना, जब फादर के साथ साथ हमारी जिंदगी में भी एक डिसिप्लिन आ गया था। तो एक पंक्चुअलिटी जो मैंने सीखी वो फादर से ही सीखी। और फादर का जो डिसिप्लिन लाइफ हम देखते थे, सुबह सुबह 7 बजे उठ के उन्होंने निकल जाना है जॉब की तरफ। तो हम भी वही अडॉप्ट किया हुआ है आज तक। अपने कॉलेज का में आना है तो 8 बजे का मतलब 8 बजे से पहले, और 8 बजे पूरा क्लास के अंदर इंटर हो जाना है। तो वही डिसिप्लिन अभी तक चल रहा है, और इंशाल्लाह वो डिसिप्लिन पूरी जिंदगी आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो सर यही आपका डिसिप्लिन हमें इंस्टीट्यूट में भी नज़र आता है। और टू टाइम आप टाइम को फॉलो करते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। और इसी तरह जो आपके स्टूडेंट हैं, क्लास है, उनको भी हमने अनएंगेज कभी नहीं देखा। तो चले सर, ये हम आपके जो स्पेशल आपका सब्जेक्ट है उसकी तरफ वापस आते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने मैथमेटिक्स को, इस सब्जेक्ट को अपनी जिंदगी के अंदर स्पेशल, इस सब्जेक्ट से जिससे सारे लोग भागते हैं, सबसे मुश्किल लगता है, बड़ा टफ होता है, तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर आपने कैसे डिसाइड किया है इसको? सर मेरा 6 क्लास थी आई गेस। नॉर्मल जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मुझे एक टीचर मिले, आज भी मैं कोट करता हूँ उनका नाम, सर अरशद। अल्लाह ताला उनको जहाँ भी ये महफूज रखे और उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने आके ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, मुझे मैथमेटिक्स में लाने वाले वो थे, सारा क्रेडिट उनको जाता है। इस तरह पढ़ाया सर उन टीचर्स ने, मतलब पहले मुझे मैथमेटिक्स का इतना अच्छा आइडिया नहीं था या इतनी पसंद नहीं थी। लेकिन उनके पढ़ाने के बाद मतलब मुझे प्रॉपर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट अच्छा लगना शुरू हो गया। मेरी जैसे कहते हैं ना उसके साथ बन गई इस सब्जेक्ट के साथ।
और बस वो दिन है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी आगे मैंने ज़िंदगी में मैथमेटिक्स पढ़ा, हर टीचर ही मुझे अच्छा मिला, मैथ्स में स्पेसिफिकली। एक तो मुझे पर्सनली अच्छा लगना शुरू हो गया। जाहिर बात है, आपके क्लिक कर जाता है माइंड के साथ, सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है किसी सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स ही था। और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ सर अरशद का है। सर अरशद मुझे इस फील्ड में लाए और मैंने इसको ऑप्ट किया फिर। जी सर, बहुत ज़बरदस्त। ये मुझे भी अपने मैट्रिक की जो है ना, वो जब हम 9th और 10th में थे, तो मुझे भी अपने मैथ के टीचर जी याद आ गए हैं। और यकीन करें, वाकई जो टीचर है ना, वो रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल और बिल्कुल। हर टीचर का नहीं, हर टीचर का अपना कन्वे करने का, मोटिवेट करने का। और स्पेशली वो जब मैथ पढ़ा रहे होते थे, तो ऐसे होता था कि आपके दिल में और आपके दिमाग में उतर रहा है। ऐसा एग्जैक्टली उनका जो थे ना, वो स्किल थे, और ऐसी उनकी मोटिवेशन थी, और ऐसा उनका समझाने का तरीका था। तो मुझे भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। हमारे टीचर भी आमीन। राना आमीन। नसीर साहब उनका नाम होता था। बहुत ठीक है। अच्छे टीचर थे वो, बहुत अच्छे टीचर थे। तो अभी रिटायर हो चुके हैं, हेडमास्टर भी रह चुके हैं, और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, और डायरेक्टर भी रह चुके हैं वो एजुकेशन के। तो अब ठीक वो ठीक रिटायर ठीक। जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैथमेटिक टीचर के तौर पे आपके ख्याल में एक अच्छे मैथ टीचर की सबसे अहम खसूसियत क्या होती है? ओके, देखें, जैसे आपने पहले भी बताया कि मैथमेटिक्स का, और जनरली देखा भी गया है, जो हम हमारी रूटीन है, हम सब ने देखा है, इसको नोटिस किया है कि इस सब्जेक्ट को लोगों ने, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ने, अपने नर्व्स पे सवार किया हुआ है, यार मुश्किल सब्जेक्ट है। आई डोंट नो उनका माइंड कौन बनाता है, पीछे जो उनके बहन भाई जो पढ़ के आए होते हैं सब्जेक्ट्स, या उनके पेरेंट्स ने बताया होता है, जो कुछ भी है। लेकिन वो पढ़ने से पहले उनके जहन में होता है कि यार ये मुश्किल सब्जेक्ट है। आल दो हमें तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने बराबर बनाया है, एक जैसा जहन दे के भेजा है इस दुनिया में। हाँ, इंटरेस्ट की बात हो सकती है, आपका इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में। मेरा मैथमेटिक्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। मैथमेटिक्स को मैं बहुत शौक से पढ़ता था, इसका अलग से टाइम मैंने रखा होता था। बाकी सब्जेक्ट को मैंने अगर बस पास करने के हद तक पढ़ लेता था, लेकिन इसके लिए स्पेशल टाइम और स्पेशल मैंने इसको टाइम देना और एहतमाम करके मैं पढ़ता था। जहाँ तक बात है टीचर्स की, टीचर को सबसे पहले होना चाहिए बच्चों के लेवल चेक कर लेना चाहिए। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ ना, सबसे पहले तो क्लास में 50 बच्चा बैठा हुआ है, तो 50 का 50 बंदा डिफरेंट माइंड का बैठा होगा। किसी का इंटरेस्ट कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा। कोई फोकस्ड होगा, कोई फोकस नहीं होगा। लेकिन आपको 2-3 दिन में पता चल जाता है कि ये बच्चा किस कैलिबर का है, कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा डल है, डाउन है इस सब्जेक्ट में। तो जो बच्चे आपको क्लिक कर जाए, वैसे तो आपने थ्रू आउट पूरी क्लास को साथ लेके चलना होता है, लेकिन आप उसके लेवल पे आ जाए, आपको पता चल जाएगा यार इसका लेवल मैट्रिक में इसने क्या क्या चीज छोड़ी हुई है, इसको मैट्रिक की ये चीज पता ही नहीं है। बस क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है वो मैट्रिक में एक लेवल तक ट्रेन करके आया होता है, हमने उससे आगे लेके चलना होता है। तो उस लेवल पे आ जाना टीचर की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। और उस लेवल में आके उस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना भी हो, उस में इंटरेस्ट डेवलप करना, कि समहाउ ये उसको दिल लगा के थोड़ा बहुत पढ़े, जहां जिससे जिस सब्जेक्ट से ये भाग रहा है उस सब्जेक्ट को ये अपनाना शुरू कर ले। तो वो स्किल्स एक टीचर को आनी चाहिए सबसे पहले। जी सर, हमने बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट को मोटिवेट करना और उस ट्रैक के ऊपर लेके आना ही ये असल जो मेहनत है वही है। तो हर बच्चे, अगर एक क्लास के अंदर 15 बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबका माइंडसेट अलग अलग है। और उसकी जो है वो आगे उन्होंने गोल अपनी जिंदगी में जो अचीव करने हैं, गोल सेट किए हुए हैं, वो अलग है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए ये आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अक्सर ये जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनको मैथ का जब पीरियड आता है, मैथ का सब्जेक्ट आता है, तो उससे वो बड़ा भागते हैं। तो वो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, फिर आपने अपने रिजल्ट को भी मेंटेन करना होता है, अपना जो है वो जो एनुअली आपकी प्रोग्रेस है उसको भी देखना होता है। तो ऐसे बच्चों का कैसे इंटरेस्ट आप डेवलप करते हैं कि वो इस सब्जेक्ट के अंदर आए, और हमारा पीरियड जो है वो भी अटेंड करें, और अपनी जो प्रोग्रेस है वो भी बेहतर करें, और जो टीचर की पीआरओ है वो भी बेहतर हो? ओके, लाइक आई सेड कि आपको पता चल जाता है जैसे आपके पास सेशन आता है, 50 बच्चों में से आप 2-3 दिन में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये बच्चा किस लेवल का है, किस कैलिबर का है, या इसको मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बच्चों को पहले तो मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ, जो
वीक बच्चे होते हैं, आप स्टार्ट में जज कर लेते हैं, या आप पहला टेस्ट एक दो टेस्ट लेते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि यार ये बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा, समहाउ इसके रिजल्ट ठीक थे, पता नहीं कॉलेज की इसको हवा लग गई है, या इसकी कंपनी कैसी है क्या। सबसे पहले तो मैं उन सबको आगे ले आता हूँ जो वीक समझता हूँ, आगे ना भी लाऊं, कम से कम मेरी आंखों में होते हैं कि यार ये बच्चे मैंने पॉइंट आउट किए हैं, ये थोड़े वीक हैं, इनका रिजल्ट ठीक नहीं था, इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं दिया था। अब उन पे ड्यूरिंग द लेक्चर आपने उकाब की नज़र भी रखनी है, उनको पार्टिसिपेट करवाना भी है, उनको इन्वॉल्व करना है आपने क्लास में, ताकि ये एक्टिव रहे, इनका फोकस रहे। समहाउ बच्चों का फोकस भी नहीं रहता कि यार अब मैथ के सब्जेक्ट में एक चीज आपसे स्किप हो गई, तो वो तो फिर कनेक्शन नहीं बन पाता ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो कनेक्शन होता है, एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ क्या कनेक्शन है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा क्या। तो वो कनेक्शन डेवलप रखने के लिए, उनको फोकस्ड रखने के लिए, आप सरप्राइजिंगली किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछ लो, जनाब इस स्टेप में मैंने क्या लिखा, कौन सा फार्मूला यूज किया, या अगला स्टेप क्या होगा, और बार बार उनको इन्वॉल्व करें, सो दैट उनको पता चल जाए यार ये टीचर जो है कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा मुझसे, तो मैं अटेंटिव होके बैठूं, मुझे आता हो कि ये स्टेप क्या था, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है, और इसके बाद क्या आएगा। तो ऑटोमेटिकली फिर क्लास सही हो जाएगी, और बच्चा भी इन्वॉल्व हो जाता है, और वो फिर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही कंसेप्ट के क्वेश्चन को ही हम आगे बढ़ाएंगे कि आपके ख्याल में कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है या सिर्फ फार्मूला याद करना और उसी के ऊपर वर्क करना, और इन अगर दोनों में से ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? देखिए मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है, दो चीजें हैं सिर्फ मैथमेटिक्स में, एक है प्रैक्टिस और एक है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट देना टीचर का काम होता है, और उस चीज की जाके प्रैक्टिस करना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की और फार्मूलों की, आपने बात की, तो फार्मूले जितने भी बने हैं मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं बन गए, इस पे बकायदा रिसर्चर्स ने, मैथमेटिशियंस ने दिन रात एक किया था, एक फार्मूले की पीछे डेरिवेशन होती है सारी की सारी, कि ये किस तरह डिराइव हुआ, कैसे बना ये, तो डेरिवेशन मौजूद है। अच्छा, हमारे पास दो कैटेगरीज के क्वेश्चन है, स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स की फील्ड ऑप्ट की हुई है और उसी में उसने बीएस करना है, एमएस करना है और आगे पीएचडी करनी है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है बस, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उन्होंने चार पांच कोर्सेज पढ़ने हैं मैथ के, जो कि उनकी इंजीनियरिंग में हेल्प करती है उनको। अब जो मैथ वाला बंदा है जिसने पीएचडी तक जाना है मैथ मैथ की फील्ड में, उसको एक एक चीज आनी चाहिए, ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए उसको पता होना चाहिए, डेरिवेशन कहाँ से आई, किस मैथमेटिशियन ने क्या काम किया और यहां तक पहुंचा, उसका बैकग्राउंड उस फॉर्मूले का पता होना चाहिए उस स्टूडेंट को जिसकी फील्ड ही मैथमेटिक्स है। हाँ, जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ दो चार कोर्सेज पढ़ने हैं अपनी इंजीनियरिंग से रेलेवेंट, उनको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैथ्स को यूटिलाइज करना है अपनी इंजीनियरिंग के हद तक, और हम भी उतना ही काम करवाते हैं उनको जितना वो हेल्प कर सके, क्योंकि वो सारा जितना भी प्रैक्टिकल काम है, जो एप्लीकेशन है, वो इंजीनियरिंग में ही यूज कर रहा होता है, तो उनको ऐसा जरूरत नहीं होती। बट मैथमेटिक्स की जो फील्ड का बंदा है उसको पता होना चाहिए इसकी डेरिवेशन, ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हो, कहाँ से चला, क्या स्टेप थे इस पे, कौन कौन से मैथमेटिशियन ने क्या क्या काम करके यहाँ तक पहुंचा। ये एक मैथ के जो स्टूडेंट है या जो प्रोफेशनल है मैथ का, उसको आनी चाहिए ये बातें। कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली है ही है, दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को आना चाहिए, मैथ वालों को भी और इंजीनियरिंग वालों को भी। लेकिन मैथ वालों को स्पेसिफिकली फार्मूले आने चाहिए और उनकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए कि ये कहाँ से डिराइव करके फार्मूला है। जी सर, बहुत अच्छा गाइड किया आपने, हमें भी, सुनने वालों को भी, और जो स्टूडेंट है उनको भी। तो आप स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा करने के लिए कौन सी एक्टिविटी या मेथड इस्तेमाल करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स अगर, तो डीएई लेवल का है जो कि हमारे पास नॉर्मली कॉलेज में आता है, तो वो असेसमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको एक तो क्लास में क्विज दिया जाता है, 2 मिनट का 5 मिनट का क्विज, एक क्वेश्चन लिख के उनसे सॉल्व करवा लिया जाता है। एक होता है मंथली टेस्ट हमारा प्रॉपर, वो सिर्फ उस एक लेक्चर में आपने सिर्फ उसका टेस्ट ही देना है, बिल्कुल एग्जाम की जैसे कहते हैं ना, वो सिटिंग अरेंजमेंट करवा के तो उनसे बाकायदा टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट जरूरी है, सो दैट बच्चा जो है ना उसके ऊपर प्रेशर है कि जनाब मैंने टेस्ट भी देना है, और उसका रिकॉर्ड में पूरा साल का रखा जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है पेरेंट्स को, और उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है पेरेंट्स के आगे, सो दैट बच्चा जो है फोकस रहे, डी ट्रैक ना हो, अपने ट्रैक पे रहे।
हाँ, जो डी ट्रैक होते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स में, उनको हम बुलाते हैं। उनके सारे जो उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी अटेंडेंस से लेके उसके जितने भी टेस्ट होते हैं उनके सामने रखे जाते हैं, परफॉर्मेंस उनसे पूछे, उनका फीडबैक लिया जाता है कि घर में जाके बताते हैं नहीं बताते हैं। तो मोस्टली पेरेंट्स का ये शिकवा होता है, जनाब घर में ये तो पढ़ता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं इसके इतने टेस्ट हो चुके हैं, ये तो मोबाइल के साथ लगा रहता है। सो उसको ट्रैक पे रखने के लिए असेसमेंट्स, जिसमें मैंने कहा क्विज, क्विज रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल फॉर्म में भी। लाइक मैं क्वेश्चन इंटर होते साथ ही अपने लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो पहले 5 से 6 मिनट मैंने रखे होते हैं। जो पिछला कल का लेक्चर था उसमें से मैं कुछ ना कुछ रैंडमली कुछ बच्चों को खड़ा करके पूछ लेता हूँ, तो जनाब बताओ कल क्या पढ़ा था, ये चीज पढ़ी थी तो इसमें कौन सा मेन फार्मूला यूज हुआ था, इसके क्या स्टेप्स थे, ये इसकी डेरिवेशन कहाँ से कहाँ तक करवाई गई थी, क्या आपने प्रैक्टिस किया। और समटाइम्स मैं प्रैक्टिस भी देख लेता होता हूँ कि जनाब अपनी रजिस्टर ओपन करो, कल आपने कितनी प्रैक्टिस की। तो ये सारी चीजें मिलके एक स्टूडेंट को फिर ट्रैक पे रखती हैं। जी सर, बहुत ज़बरदस्त। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ज़ाहिर है, अब जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, तो हमारी जितने भी एआई टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो भी तरक्की कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैथमेटिक टीचिंग में किस तरीके से हमें हेल्पफुल हो सकती है? ओके, ये दौर बिल्कुल आपने सही कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का और स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब थोड़ा सा मैं हाई लेवल की बात करूंगा कि ताकि आपको इजी लगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मैथमेटिक्स को हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, या कितना इंटरवीन कर रहा है। डीएई के बाद जो बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा टेक्निकली और थोड़ा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, क्योंकि वो रिटर्न वर्क उनका ज़्यादा नहीं होता। ऑल्दो रिटर्न वर्क उनका भी होता है, प्रैक्टिस उन्होंने भी करनी है, पेपर उन्होंने भी देना है। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट बेस करना होता है, उनकी प्रोफेशनल डिग्री होती है, हायर क्लासेस में भी जाना होता है, तो मोस्टली वो सॉफ्टवेयर से यूज़ कर रहे होते हैं, सिमुलेशन चलाते हैं वो। लाइक मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ उनको। CFD के कोर्स है उनका, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें सिमुलेशन होती है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होती है। अब सिमुलेशंस जो हैं वो समटाइम्स 2 घंटे की होती हैं, 2 दिन भी चलती रहती हैं, 2 हफ्ते भी चलती रहती हैं, 2 महीने भी चलती रहती हैं। कंप्यूटर ऑन रहता है 2 महीने तक, वो सिमुलेशन चलाता है, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड एक ऐसा एडजस्ट करना होता है जो कि वो चलाता रहता है, डिस्क्रिटाइजेशन करते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का एक छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसको हमने इंटीग्रेट किया इसमें कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के साथ। तो जो काम ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स 2 महीने में कर रहा था, हमारे टीचर्स भी बताते हैं कि यार जब हम भी कर रहे थे ना ये CFD, तो हम ये जर्मनी से उन्होंने PhD की है, तो वो कहते हैं जी हम इसको सिमुलेशन पे लगा के कंप्यूटर को, और 2 महीने चले जाया करते थे आउटिंग के लिए। हमें पता था 2 महीने बाद इसकी खत्म होनी है तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, 2 महीने बाद हम आते थे तो रिजल्ट मिलते। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने से जो डेटा CFD से हमने उठाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया, उसने 2 मिनट में वो करके रख दिया काम। बिल्कुल जो सर, रिजल्ट आपकी हमें बात दो ठीक महीने है में मिलते थे, कि वो दो आर्टिफिशियल दिन में कर दिया। इंटेलिजेंस जो है वो आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करना है, उसको आप यूज़ भी करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना वो सिर्फ 1 मिनट का बचा है। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो टीचर को स्टडी करवा रहे हैं या खुद वो तैयारी कर रहे हैं? तो उसमें लेसन प्लान, क्विज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने में हम उससे मदद लेते हैं और स्टूडेंट से भी उसकी हेल्प करते हैं। देखिए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर स्टूडेंट ने सारा डिपेंड किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लाइक अगर हम उसको क्विज देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, और वही वो क्वेश्चन उठा के एज इट इज ChatGPT या कोई भी AI टूल को देता है, तो वो सोल्यूशन तो बना के दे देता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की क्या लर्निंग हुई? जीरो लर्निंग हुई। हाँ, पहले वो खुद काम करे, अपनी जहन से जो भी सोल्यूशन उसका होता है वो करे। उसको मैच करने के लिए अगर वो किसी टूल का सहारा लेता है तो ठीक है। सेकेंडली, अगर उसको 2-3 मेथड चाहिए और कोई AI टूल उसको एक ही क्वेश्चन के 2-3 मेथड दे देता है, तब भी ठीक है। बट उसको अपनी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद यूज करे, तब तो ओके। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मस्ट है कि अपने आप को टीचर ने अपडेट रखना, अदरवाइज टीचर जो है वो फारिग हो जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना मोस्टली AI को इन इवन टीचर से पढ़ के आया होता है वो पहले, कि मैं टीचर से क्वेश्चन पूछूंगा। AI से सब कुछ वो उस लेक्चर जो नेक्स्ट डे उसने पढ़ना है, वो उस लेक्चर को AI के थ्रू पढ़ के आया होता है, डिफरेंट पॉइंट्स बना के लाया होता है, और टीचर से वो क्वेश्चन पूछता है वो। अगर टीचर ने अपने आप को अपडेट ना रखा और वो उसके आते चढ़ गया, तो फिर टीचर उसके आगे बेबस हो जाएगा। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए
टीचर्स को जरूरी है कि एआई टूल्स का सहारा ले, और आजकल के दौर में ही ले, स्टूडेंट्स की पहुंच से पहले पहले, सो दैट वो स्टूडेंट के आंसर दे सके। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो पॉइंट हमें जो बताए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ अटैच हैं, तो उनके लिए ये जो टॉक है वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो नाजरीन, इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ, गेस्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।